हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग नीट 2023 का क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि पिछले संडे मतलब कि 7 मई 2023 को इसका टेस्ट हुआ था, पेपर हुआ था, है ना। आप दिए होंगे शायद, अगर इस बार 12th दिए होंगे तब, है ना। और अगर ना भी दिए हैं, अगले बार देना चाह रहे हैं, अगले बार देना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। लोग जो है वो फिजिक्स को लेकर के परेशान रहते हैं। आपको अभी पता चलेगा कि अगर ढंग से पढ़ा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा, है ना। और ये भी इसमें बताया जाता है कि नीट में अच्छा रैंक जो है वो फिजिक्स के वजह से नहीं आ पाता है ना। बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छा है, बट फिजिक्स उनका तो कुछ न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो नहीं बन पाता है, जिसके वजह से रैंक वगैरह अच्छा नहीं आ पाता है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे इस लेक्चर में भी पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, 50 के 50 क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, अगर वीडियो लंबा ना बना तब। अगर लंबा बनता है तो इस वीडियो को 2 पार्ट में बना दिया जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो दोनों वीडियो को आप आराम से देखेंगे, है ना। तो चलते हैं बिना किसी देर किए, बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये जो क्लास है सॉल्यूशन जो हो रहा है हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस की तरफ से हो रहा है, और इसका ऑफलाइन क्लासेस जो है बाईपास गया पे अवेलेबल है, नियर आकाश टेक्निकल गली। आप आइए, यू कैन सर्च एल्सो ऑन गूगल मैप और यूट्यूब, तो आ सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सारा कुछ मालूम होगा आपको, ऊपर पोस्टर में लिखा हुआ है ना। तो चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या बोल रहा है। इसमें बोला ये कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड्स, ए सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एंड अ लोड रेजिस्टेंस। समझे ना, बोला है कि एक रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक ना। आपको समझ में आना चाहिए कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो जो है वो क्या करता है, तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को वो डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर, ठीक है। और आपके घर में जो लगा होगा इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर क्या करता है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस बोला है कि इस फुल वेव रेक्टिफायर में जो है इतने सारे जो है वो कंपोनेंट्स लगे होते हैं। क्या क्या होते हैं? डायोड होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है, कैपेसिटर होता है, और एक का होता है तो एक लोड रेजिस्टेंस होता है। बोल रहा है कि इसमें से वह कौन सा कंपोनेंट है जो रिपल वोल्टेज को क्या करता है, या रिपल एसी को क्या करता है, तो रिमूव करने का काम करता है, हटाने का काम करता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे, एक वर्ड निकल के आया यहाँ से, तो एसी रिपल निकल के आया है ना। आप ज़रा से समझेंगे इस डिवाइस का, या तो मशीन का जो काम था वो क्या था, तो हमने इधर से एसी इनपुट डाला और इधर से निकलेगा आउटपुट, जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, तो डीसी निकल जाएगा, डायरेक्ट करंट निकलेगा। लेकिन होता क्या है ना, कि ये जो बाहर जो आउटपुट निकलता है, ये वाला आउटपुट जो निकलता है पूरा का पूरा कंप्लीट डीसी नहीं होता है। इस आउटपुट में कुछ एसी का पार्ट जो है वो मिक्स हो जाता है डीसी के साथ में, ठीक है। और फाइनली हमको आउटपुट जो है वो डीसी के साथ साथ थोड़ा इन वेरियस स्मॉल अमाउंट एसी भी पाया जाता है। उस एसी जो एसी अल्टरनेटिंग करंट जो आउटपुट में मिल रहा है डीसी के साथ में, उसी को हम लोग बोलते हैं रिपल एसी, रिपल एसी, एंड दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वो जो है मेरे को अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, उससे चाहिए नहीं, उसको हटाना है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए इसमें कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। उसी में आपको बोला जा रहा है कि वह कौन सा कंपोनेंट है ना, जो रिमूव कर देता है रिपल एसी को, है ना। आपको पढ़ाया गया होगा, रिपल वोल्टेज भी पढ़ाया गया होगा, है ना। ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है जो मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, मतलब याद कर लीजिएगा कि अगर इसमें अगर स्पेसिफिक बात करता है तो इसमें एक नाम है एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है इसमें यूज किया जाता है क्या करने के लिए, तो एसी रिपल को हटाने के लिए, ठीक है। अगर आप कैपेसिटर बड़ी अच्छा से पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि इस कैपेसिटर के अंदर में कुछ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डाल दिया जाता है फिलर मटेरियल के रूप में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, उसको कहते हैं हम लोग, है ना, या तो डाइलेक्ट्रिक कहते हैं उसको। तो ये जो होता है ना,
इसका जो नाम है, इस वाले विशेष तरह के जो नाम जो अभी हमने बोला, क्या नाम है उसका? एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, वो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? Al2O3 होता है। ठीक है, ये जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो डाइलेक्ट्रिक अंदर में मटेरियल डाला जा रहा है ना। आपको बताया गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्यों डाला जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक का दो काम है। पहला काम जो है वो कैपेसिटर के प्लेट को सपोर्ट प्रदान करता है ताकि दोनों एक सट ना सके एक दूसरे से। और दूसरा काम इसका जो है वो इसका काम है तो कैपेसिटर के कैपेसिटी को इंक्रीज कर देना। कैपेसिटर के कैपेसिटी को क्या कर देना? इंक्रीज कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 2 में बोल रहा है कि इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस। कहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं? तो ये फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि उस वेव का जो वहाँ पे स्पीड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 × 10 के पावर कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट द फ्रीक्वेंसी इतना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है वो कितने फ्रीक्वेंसी से कर रहा है? इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना? तो 2 × 10 के पावर कितना दिया? 10 हर्ट्ज दिया। और एम्पलीट्यूड कितना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड या वैल्यू जो दिया वो कितना दिया है? तो 48 वोल्ट जो है वो पर मीटर दिया है। बोल रहा है कि देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, आपको बोला गया होगा, पढ़ाया गया होगा। ये क्वेश्चन जो है EMW का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है ना। ये 12th के इस वाला जो बैच अभी रनिंग बैच है हम लोगों का, है ना, इसमें 12th में सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट किया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर था, 2 दिन 3 दिन लगे थे ख़त्म करने में। तो इसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, इसमें एक और रिलेशन बोला गया था आपको प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी में, कि E बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो B × C के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है और C जो है क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट या तो स्पीड ऑफ वेव है। यहाँ से बोला जा रहा है कि B का जो वैल्यू है वो कितना होगा? तो B बराबर यहाँ से अगर लिख पाएंगे तो कितना हो जाएगा? E/C हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ से अगर हम वैल्यू भरते हैं, पुट करते हैं, देन कितना हो जाएगा? E का वैल्यू कितना दिया है? 48 दिया। और C बराबर कितना है? मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वो दिया है 3 × 10 के पावर कितना? 8 दिया। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, है ना। तो ये कट जाएगा कितना? 16 मरतबे में। तो ये आ जाएगा कितना? 16 × 10 के पावर कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। अगर इसको आप करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 1.6 × 10 के पावर कितना आ जाएगा? ये -7 आ जाएगा, है ना। इतना मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? तो टेस्ला होता है। तो 1.6 × 10 के पावर -7, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो B हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है ना। इतना आसान क्वेश्चन, बस एक फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, पट से बन जाएगा, वो एकदम पुट एंड गेट बन रहा पूरा का पूरा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि मेटल वायर हैज़ मास इतना। एक मेटल वायर है जिसका मास कितना है? इतना है ना। रेडियस इसका इतना है और लेंथ जो है इसका इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि परसेंटेज एरर जो है किसमें? डेंसिटी में कितना होगा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, आप याद कर लेंगे, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। डेल रो डिवाइडेड बाई रो परसेंटेज में इतना इज इक्वल टू, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पेन टैब से लिख रहा हूँ मैं, +2 डेल्टा R डिवाइडेड बाई R प्लस कितना होता है? डेल्टा L डिवाइडेड बाई L होता है। ठीक है, जहाँ पे M जो है वो मास है, R जो है वो रेडियस है और L जो है वो क्या है? लेंथ है। आप पुट कर देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना, सब कुछ दिया हुआ है।
तो यहाँ पे मास में कितना चेंज हो रहा है, देखिए प्लस माइनस दिया ना, ये आपका चेंज का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। ये हो जाएगा, परसेंटेज में निकाल लें तो 100 से गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कितना, डेल्टा एम। डेल्टा एम देखिए यहाँ पे वेरिएशन दिया, मतलब कि ये 0.4 से प्लस इतना भी जा सकता है, 0.4 से इतना भी कम आ सकता है। ये आपका चेंज इन वैल्यू हो गया ये, ठीक है, डेल्टा एम का वैल्यू हो गया। तो ये हो जाएगा 0.002 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, तो 0.3 दिया है, 0.3 और प्लस में कितना, तो 0.02 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये, तो 5 हो जाएगा। इतना इंटू क्या कर लेंगे हम लोग, 100 कर लेंगे, है ना। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, तो 1.6% आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम करते हैं कैलकुलेशन। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1.6% जो है वो आ जाएगा, ठीक है। मेन है इसमें फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप जो है वो याद करके रखिएगा, ये वाला, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। इसमें बोल रहा है कि इन सीरीज एलसीआर सर्किट में द इंडक्टेंस एल इज इतना इतना इतना, एलसीआर एल कहे तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट का, एसी मैग्नेटिज्म के लास्ट में चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको। मैग्नेटिज्म में पूरा जो चैप्टर है, 4-5 चैप्टर है, उसमें लास्ट में एसी पढ़ाया जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें एलसीआर सर्किट पढ़ना है। एल कहे तो इंडक्टर, और तीनों सीरीज में, ये इंडक्टर हो गया, उसके बाद कैपेसिटर हो गया, सी हो गया, उसके बाद में एक रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम लोग एलसीआर सर्किट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीआर सर्किट कहते हैं। एल है, ये सी है, वे क्या है, आर है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे नेट रेजिस्टेंस। अगर आप अभी आप 12th में, जस्ट 12th में, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आप, बिकॉज आपको ये पढ़ा हुआ नहीं है। इसमें होता है जेड इज इक्वल टू, जेड कहे तो उसमें नेट रेजिस्टेंस को बोला जाता है ना। मतलब कि इसको इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस होता है वो हर एक कंपोनेंट की वजह से टोटल रेजिस्टेंस होता है। और जेड बराबर होता है आर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इंटू क्या होता है, ये आयोटा लगता है। जहाँ पे ओमेगा एल जो है आपका रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर कॉइल है, और -1/ओमेगा c जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर है, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि ए जो है आर बार का वैल्यू दे दिया है, बोल रहा है कि रेजोनेंस के कंडीशन में इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। रेजोनेंस कंडीशन में सुनिएगा ज़रा सा, रेजोनेंस जानते हैं कब होता है। रेजोनेंस जो है किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर कॉइल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई आपका कैपेसिटेटिव कॉइल हो जाता है ना। मतलब कि ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c के बराबर अगर हो जाए, है ना, तो यहाँ से हम लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस इसमें हो चुका है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 कितना, तब ना गलती हो रहा था, स्क्वायर रूट डाल दिए थे हम लोग, एल इंटू सी हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√ओवर कितना हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना निकल कर आ रहा था, इसका वैल्यू आ रहा था 10 के पावर कितना, तो आ गया था ये 10 के पावर 4 आ गया था। कितना आ गया था, 10 के पावर 4। आप इसमें क्या कीजिए कि चूँकि ओमेगा जो होता है वो 2πf के बराबर होता है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो ओमेगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2π। ओमेगा का वैल्यू कितना है, 10 के पावर 4, 10 गुना 10 के पावर कितना कर दें, 3 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 इंटू पाई कहे तो कितना है, 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5, 2 मरतबे में 7 बचे कितना, 7 बचे आ जाएगा कितना, 35, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 22 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 के पावर कितना, 3 किलो हर्ज, 1 पॉइंट समथिंग, देखिए यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझे ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे कैलकुलेशन में। देख लीजिएगा थोड़ा वीडियो के।
देख लिए कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है A football player is moving southward and suddenly turns eastward and with the same speed and to avoid an opponent the force that act on the player while turning is the force that acts on the player पर, है ना। तो अभी जो है वो किधर में चल रहा था, साउथ के डायरेक्शन में नीचे चल रहा था, है ना। नीचे में क्या है, साउथ है। पहले डायरेक्शन दे लीजिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ऊपर में क्या है, नॉर्थ है। तो कोई फुटबॉल प्लेयर जो है वो अभी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया है, टर्न कर गया इस साइड में, जिसका स्पीड जो है वो क्या है, दोनों का सेम ही है। तो बोल रहा है कि इस पे जो फोर्स लगा वो कौन से डायरेक्शन में लगा। देखिए जो फोर्स होता है ना, वो होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई क्या होता है, 80 होता है, ठीक है। तो एम और टी तो यहाँ पे तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी आपका ये वी एफ हो गया जो ईस्ट के डायरेक्शन में है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, तो साउथ के डायरेक्शन में है। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू वी ई माइनस क्या, तो वी एस, वेक्टर के फॉर्म में लिखने चल देंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एम डिवाइडेड बाई टी, इसको भी वेक्टर ई प्लस माइनस वी एस वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे कोई वेक्टर में अगर जब माइनस लग जाता था, है ना, कोई वेक्टर में अगर माइनस लग जाता है, यहाँ पे जो दिया हुआ वैल्यू है ये वाला, ये कितना भी लिखा गया था, तो ए लिखा गया था माइनस वी एस वेक्टर लिखा गया था। अब ये बताइए कि साउथ के डायरेक्शन में आप माइनस लगा रहे हो, कोई वेक्टर था तो सीधा नॉर्थ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई टी, अब ये हो जाएगा वी ई और प्लस क्या हो जाएगा ये, तो वी नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए कि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर जो हो गया है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो आपका किसका डायरेक्शन दे देगा, फोर्स का डायरेक्शन देगा, है ना। तो एक जो है वेलोसिटी जो है ईस्ट में है और दूसरा जो है वो किधर में है, तो नॉर्थ में है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर में ही आएगा। तो इसका क्या लिख सकते हैं आप, तो नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो याद है कि चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन जो होता है वो उस पर फोर्स लगने का डायरेक्शन के सेम सेम होता है ना। तो नॉर्थ ईस्ट अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट है ना, 5 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर इन मेजरमेंट है ना विच अराइजेज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। इसको आप डायरेक्ट डिफिनेशन से याद कर लीजिएगा, इसको हम लोग रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि रीडिंग लेते वक्त अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो टेम्परेचर में, वोल्टेज में, है ना, जिसको आप कुछ कह नहीं सकते हो, तो उसको हम लोग रैंडम एरर के नाम से जानते हैं, उसको रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें है 7 का क्वेश्चन है, देखिएगा। बोला है इसमें कि द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम पोटेशियम एंड कैल्शियम जो दिया है इतना दे दिया, ठीक है। सीजियम का इतना दिया है, मतलब देख लीजिए इसमें कितना कितना दिया हुआ है। बोला कि इफ़ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इंसिडेंट एनर्जी जितना, इफ़ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ एन इंसिडेंट एनर्जी जो इतना है, मतलब कि एक मेटल के सरफेस पर रेडिएशन जो है वो क्या किया जा रहा है, तो डाला जा रहा है। और रेडिएशन डालेगा तो मतलब फोटोन के पास जो एनर्जी होगा वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होता था। इसके पास में जो एनर्जी जो दिया है फोटोन के पास में, इंसिडेंट रेडिएशन के पास में, वो कितना दिया है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है। तो आपको एक बताया गया होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो वर्क फंक्शन के बारे में बताया गया होगा। तो उसमें बताया गया था कि वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकाल देने में यूज होता है, ठीक है। मतलब आपको भगाना नहीं है वहाँ से, बस निकाल दीजिए, वही काफ़ी है ना। तो आप देखिए आपके पास में जो अवेलेबल एनर्जी है वो कितना है, तो 2.2 है। और बोलता है लोग क्या कि अगर हमसे आप निकालोगे तो 2.14 कम से कम लगेगा, ये बोल रहा है कि 2.3 लगेगा, ये बोल रहा है कि 2.75 लगेगा, ठीक है। आपके पास में है कितना, 2.2 है,
एक के पास में निकालने के लिए 2 पॉइंट कम से कम 14 चाहिए, और एक के पास में 2.3 चाहिए, एक और के पास में कितना चाहिए 2.75 चाहिए। ठीक है, तो इतना तो अपने पास औकात है नहीं, 3 से तो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, इसके पास में देखिए कितना रिक्वायरमेंट है 2.14, और मेरे पास में कितना है 2.2 है। तो अपने पास जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन के पास में कहीं ज़्यादा है इसके वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगा अच्छा से, और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.14, और 2.14 जो है किसका है तो सीजियम का, तो इसका आंसर हो जाएगा सीजियम ओनली हो जाएगा 4। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद में 7 के बाद 8 में बोला है कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ इतना डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट जो होगा वो क्या होगा। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है जो आपको 11th में पढ़ाया गया था। इस तरह से याद है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट होता था कितना होता था, ये होता था h इज इक्वल टू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 2g हो जाएगा। भर दीजिए वैल्यू आ जाएगा आंसर। और का यू बराबर कितना दिया 280 दिया, तो 280 इंटू 280 और 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ में दिया है, तो ये वाला एंगल है वहाँ पे हम लोग थीटा लेते थे हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये वेक्टर और हॉरिजॉन्टल के साथ में। और इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, तो 37 का वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, और नीचे में क्या तो 2 इंटू जी, और जी बराबर कितना बोला लेने के लिए तो 9.8 बोला। ठीक है, देखिए इसका कैलकुलेशन 28 ऊपर में 2 जीरो बचा था उसका हो गया 9.8 के बदले में 1 जीरो ऊपर गया। नीचे में आइए 2 गुना 98 गुना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 चौ कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 सत्ते 98, ये 98 पूरा कट गया, ये कितना निकल के आ गया 1000 मीटर निकल के आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब कि इसमें जो मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करेगा कितना करेगा ये 1000 मीटर करेगा, या तो उसको और क्या बोल सकते हैं आप 1 किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सारा का सारा क्वेश्चन जो है वही है। एक बार मैं बता दूं कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है 7 मई को पिछले संडे को नीट का, उसी का सोल्यूशन हो रहा अभी है ना। देखिए इसमें 9 नंबर में बोल रहा है क्या कि 12 वोल्ट इतना वाट लैम्प इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टाइप्स है। स्टेप डाउन में हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करते हैं है ना। अच्छा याद रहे ट्रांसफार्मर में एक बात आपको याद होना चाहिए कि जो उसमें वोल्टेज और करंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो जैसे हम स्टेप डाउन का बात करते हैं तो स्टेप डाउन में क्या होता है ना कि हाई वोल्टेज और लो करंट को, हाई वोल्टेज और लो करंट को ये जो है वो लो वोल्टेज और हाई करंट में क्या करता है बदलता है। तो इस केस में क्या है कि हम लोग जानते हैं पावर, और पावर बराबर क्या होता है वी आई। कहने का मतलब कि वी इंटू आई जो होगा वो दोनों तरफ जो होगा वो सेम ही होगा। मतलब कि ट्रांसफार्मर में पावर जो है वो लॉस नहीं होता है, वो कंजर्व रहता है ना। इनपुट पावर इज गिवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आउटपुट पावर इसमें होता है। यही ट्रांसफार्मर का रूल ही है, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। मतलब इस पे काम करता है कंजर्वेशन ऑफ पावर एनर्जी पे। अब इसमें देखिएगा लॉस होता है कुछ, रियल केस में अलग बात है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय लॉस ना निकालेंगे हम लोग। तो बोला है कि ये जो है सेकेंडरी कॉइल के तरफ में आगे में आउटपुट में 12 वोल्ट 60 वाट का लगाए हैं। देखिए यहाँ पे पावर दिया हुआ है इसका, ठीक है पावर दिया हुआ है तो काम हो जाएगा तुरंत। और क्या अभी क्या बताया हमने कि इनपुट पावर P1 इज इक्वल टू क्या होता है इसमें P2 होता है। पावर कितना दिया है तो 60 दिया, तो ये भी पावर बराबर होना चाहिए। तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है कितना V इंटू आई होता है। देखिए इसका और बोला कि हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन AC मेन ऑफ 220 वोल्ट, यानी AC मेन कितना से 220 वोल्ट से इस कनेक्टेड है, इनपुट आ रहा है। बोला कि एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल। देखिए आइडियल यहाँ पे बोल दिया, इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर में किसी तरह का हीट बीट लॉस है नहीं। ठीक है, इसमें पावर जो है इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट लगा सकते हैं आप।
बोला कि व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग, बोला कि प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जो है वो कितना होगा, वो पूछ रहा है। तो ये जो वैल्यू दिया है, पावर दिया है, कितना दिया है 60 वाट दिया है, तो इधर में भी 60 वाट पावर होना चाहिए। ये 60 वाट बराबर कितना हो जाएगा, तो V1 इंटू V2 बराबर हो जाएगा V1 इंटू I1 के बराबर हो जाएगा, V बराबर VI से। तो 60 इज इक्वल टू V कितना दिया 220 दिया है, I के बारे में अभी पता नहीं, तो निकल जाएगा I1 यहाँ से। तो कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 220, 0 से 0 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 3/11 है ना। 3/11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, मतलब कि 0.2, 11 दूनी 22 और 8 कितना 23, 11 8 88, 11 से 77 ऐसे कुछ आएगा 0.27। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, 4 वाला है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, बाकी तो फिर समझ रहे आप। बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम द कलर कोड्स। देखिए आपको कलर कोडिंग पढ़ाया गया था कार्बन रजिस्टर में, उसमें आपको एक रूल बताया गया था ट्रिक याद करने के लिए, BB रॉय है ना, इन ग्रेट ब्रिटेन ऐसे करके बताया गया था। इसमें जो नंबरिंग चलता था 0 1 2 3 4, और 10 के पावर में क्या होता था 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, ये 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, कैपेसिटर के बाद का चैप्टर जो होता है वो वाला, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा जब पढ़ेंगे अब तो इसमें पढ़ाया जाएगा आपको, या तो जो पास कर चुके हैं उनको पढ़ा दिया गया होगा, है ना। तो कार्बन रजिस्टर में क्या होता है ना, कार्बन रजिस्टर आप देखे होंगे इस सर्किट में लगा हुआ रहता है इस तरह से, इसमें 4 स्ट्रिप होता है, ठीक है। पहले जो दो आपके जो बैंड होते हैं स्ट्रिप होते हैं वो बताता है डिजिट के बारे में, तीसरा जो है वो 10 टू द पावर बताता है, और चौथा जो है वो इसमें परसेंटेज बताता है कि कितना जो है बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है, वेरिएशन बताता है वो। तो इसमें अगर बात किया जाए तो 2 कहने का मतलब कि ए वाला भी रेड है, ए वाला भी रेड है ना, स्टार्टिंग का 2 डिजिट ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो रेड रेड हो गया। उसके बाद में 10 के पावर कितना 1000 है ना, ये 22,000 है, तो 10 के पावर कितना मतलब कि 22 इंटू कितना 10 के पावर कितना 3 प्लस माइनस समथिंग ऐसे कुछ करके हो जाएगा, है ना। तो ये 10 के पावर 3 बताइए कि क्या है, इसमें जो 10 के पावर 3 जो है वो क्या है, ऑरेंज है। 10 के पावर 3 क्या है, ऑरेंज है। इसमें थोड़ा सा ये जो है वो छप गलत गया है, ये 3 नहीं होगा, कितना होगा 2 होगा, इसका आंसर जो है क्या होगा ऑरेंज होगा, ठीक है। बाकी परसेंटेज एरर के लिए 3 कलर यूज होते हैं, आपको कॉपी में जाकर के नोट्स में देख लेंगे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बोला है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इतना, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज जो होता है वो कितना होता है। तो अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा, ठीक है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, इस तरह से। देखिए ये जो है ना ये ऑर्बिट है, ये क्या है ऑर्बिट। बोलता था उसमें कि अगर कहीं से भी गिरता है, क्या होता है, कहीं से भी गिरता है, इसमें आता है ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसको उधर से जो रेडिएशन निकलेगा। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियस से कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर रहता है उसके पास उतना एनर्जी रहता है, और जितना दूर से आएगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। जितना दूर से आएगा उतना ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, ठीक है, समझे ना। तो इसमें जो है पहला जो है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज कहने का मतलब कि कहीं से भी, ये 2 से 1 में गिर सकता है, ये 3 से 1 में गिर सकता है, 4 से 1 में गिर सकता है, ये n बराबर कितना 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये कितना है 5 है, कितना है 6 है। नहीं, इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिट है, इसको हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। एनर्जी लॉस करने की वजह से उसमें जो रेडिएशन जो डेवलप होता था उसको हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। उसके बाद में बाल्मर सीरीज होता था, फिर पास्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, इस तरह से वो चलता था। इसमें बोला है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का बात किया है, तो एनर्जी बराबर जो होता है वो hc डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा तो यहाँ पे एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर वेवलेंथ कम होता है तो एनर्जी क्या, मैक्सिमम। तो कहने का मतलब कि इसमें आपको मैक्सिमम एनर्जी पकड़ करके चलना है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कब होगा, जब बहुत दूर से गिरना चाहिए वन में, लाइमन सीरीज में, है ना। तो इसमें हम लोग मानेंगे लाइमन सीरीज के लिए
लाइमन सीरीज के लिए क्या मानेंगे कि इसमें जो है लाइमन सीरीज में कि वो इन्फिनिटी से कहाँ पर जा रहा है, एक पे जा रहा है। ठीक है, ये लाइमन हो गया। बाल्मर पहला जो था वो लाइमन था, बाल्मर था, है ना। तो लाइमन में एक पर गिरता है, कहीं से भी एक पर। बाल्मर पे कहीं से भी दो पर गिरेगा। लाइमन बाल्मर क्वेश्चन में 3 पर, और ब्रैकेट में कहाँ पे गिरेगा, 4 पे गिरेगा। ठीक है, तो आपका जो बाल्मर सीरीज हो गया, बाल्मर में इसमें भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का बात किया है। देखिए यहाँ पे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का बात किया है, तो फिर क्या होगा, तो इसको भी जो है बाल्मर सीरीज में हम लोग इन्फिनिटी से कहाँ पे लावेंगे, 4 पे लावेंगे। एनर्जी का इक्वेशन होता है E बराबर एनर्जी बराबर था -13.6 जेड स्क्वायर बाई कितना था, ये एन स्क्वायर था, है ना। यहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज जो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही बात किया है, लेमडा दिया था, उसी में बोल रहा है कि ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा। देखिए, तो अगर हम पहले वाले इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पहले वाले में कितना है, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इतना। ठीक है, तो चलिए ट्रांजिशन बनाइए यहाँ पे, यहाँ से यूज कर लीजिएगा एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, है ना। तो 1 बाई यहाँ पे होता है इन्फिनिटी का स्क्वायर -1 बाई कितना, बाल्मर में कितना है, सॉरी लाइमन में कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक लैम्डा का कुछ वैल्यू निकल के आएगा। उसके बाद में इसी तरह से उसके दूसरे लिख करेंगे, एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा डैश जो हो जाएगा यहाँ पे वो -13 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 बटा ये क्या कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों को रेशियो करके निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो इसमें आंसर जो आएगा कितना आएगा, तो ये 4 लेमडा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 बाई इन्फिनिटी जो है 0 ही होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं तो आप जानते हैं, आप इसको शॉर्ट में देखिए इधर से भी बना सकते हैं। इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, मतलब कि थोड़ा सा परेशानी हो रहा है लिखने में। देखिए एनर्जी बराबर आप क्या जानते हैं, एच सी बाई लेमडा, और इतना बराबर क्या जानते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाई कितना होता है, एन स्क्वायर होता है। तो 1 बाई इन्फिनिटी हो तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हो क्या कि लेमडा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, एन स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले वाले में लाइमन के लिए कितना वैल्यू था, एन कहाँ पे आया था, तो 1 पे आया था। तो लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2, रेशियो निकाल लें। रेशियो अगर आप पढ़े होंगे मेहनत, है ना, इसका प्रोसेस पढ़ते होंगे कि मतलब देखिए लेमडा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो लेमडा 1 इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट इंटू 1 का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट कांस्टेंट इंटू कितना, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू आ गया, सी से सी कट जाएगा, ये 1 बाई कितना आ जाएगा, ये 1 बाई कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, है ना। 1 बाई कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 11 का आंसर कौन सा है यार, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये तो 16 निकल जा रहा है यार, लैम्डा इंटू कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। देख लीजिएगा इसका थोड़ा सा आंसर, है ना। इसका आंसर जो एक नहीं है, कितना आंसर इसका हो जाएगा, ये 16 नंबर, है ना, 16 लैम्डा हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 12, ये तो आसान है।
कैपेसिटर में देखिए, कैपेसिटर में आपको क्या बोला गया था कि अगर कैपेसिटर में जो सीरीज होता है, कैपेसिटर में जो सीरीज होता है, सीरीज में आपका रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला और इसका पैरेलल में रेजिस्टेंस का सीरीज वाला, तब पैरेलल वाला में डायरेक्ट जोड़ देते थे तो 3 3 कितना हो जाएगा, ये वाला 3 है, ये वाला 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक इधर में कितना हो गया आपका 3 हो गया इधर में, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 हो जाएगा। तो ये कितना है 3 है। अब सीरीज में इनको कर लीजिए तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए तो क्या था फॉर्मूला, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस कितना 1/C2। जस्ट उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, ये मतलब कि इसका कैपेसिटर का सीरीज रेजिस्टेंस का पैरेलल चलता है। तो याद रहे जब दो ऐसा रहे ना तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है C1 C2 डिवाइडेड बाई कितना C1 प्लस C2 हो जाएगा। याद रखिएगा, कैलकुलेशन में आपको मदद करेगा। तो 6 गुना 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 6 3 18 बटा कितना हो जाएगा 9, 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफराड आ जाएगा। ठीक है, 2 माइक्रोफराड आ जाएगा। 12 13 में बोला है कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कितना 20 मिनट। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस ड्रॉप टू इतना। आपको एक दो रिलेशन बताया गया होगा रेडियो एक्टिविटी में, मॉडर्न का क्वेश्चन है न्यूक्लियस का। एक तो बोला गया था कि टी हाफ जो होता है वो ln2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, लैम्डा होता है। और एक जो बोला गया था वो बोला गया था n इज इक्वल टू होता है n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी होता है। ठीक है, ये बोला गया था। यहाँ पे टी हाफ का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, तो 20 मिनट दिया है। तो 20 मिनट इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा लैम्डा। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू अपनी निकाल लीजिए, काम देगा। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, ln2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। बोला कितना समय में इसका वैल्यू जो है वो अपने ओरिजिनल वैल्यू का 1/16वां भाग हो जाएगा। तो अपना ओरिजिनल वैल्यू कितना था, n0 था, इसका 1/16 भाग हो गया। ये 1/16 भाग बराबर कितना n0 इंटू ई के पावर कितना माइनस लैम्डा इंटू टी हो जाएगा। ये n0 से n0 कट जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1/16 इज इक्वल टू ए पावर में माइनस आप हटाओगे तो 1/e के पावर कितना आ जाएगा लैम्डा टी। अब यहाँ से ऊपर ऊपर बराबर नीचे नीचे बराबर टी के पावर लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो ln e के पावर कितना लैम्डा टी बराबर कितना ln 2 के पावर 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 2 4 2 16 हो जाएगा। अब यहाँ से याद कीजिए कि लॉग इस ln के बेस में कितना है, e है, बेस e और आर्गूमेंट अगर ये ऐसा रहे तो ये लैम्डा टी सबसे पहले गुना में आएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। और इनटू ये 4 आ जाएगा गुना में, अब ये क्या हो जाएगा कितना, तो ln2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लैम्डा का वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू कितना था ln2 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू टी। 20 इज इक्वल टू कितना 20 इज इक्वल टू टी हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ln2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू टी इज इक्वल टू 4 इंटू कितना आ जाएगा, ये ln2 हो जाएगा। ये ln2 से ln2 कट जाएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा 4 गुना 20, और 4 गुना 20 का है तो कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 मिनट हो जाएगा। 14 चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल 14 नंबर में बोल रहा है क्या, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि घूम रहा है, बोला कि अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। देखिए आपको बताया जाए कि थीटा, ओमेगा और अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इन तीनों का डायरेक्शन जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होता है। तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करें। बोल रहा है कि लेट ए वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्टेज्ड बाय ए वेट W अटैच्ड इन इट्स वेरी एंड, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच एट एनी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो होगा वो क्या होगा। जैसे देखिएगा एक रॉड है इस तरह से जो किसी के छत से लटका हुआ है, ठीक है, इसमें नीचे में जो वेट है वो कितना लटका हुआ है, तो W वेट के बराबर, वेट कहे तो ये फोर्स mg के बराबर,
है ना। अगर इसका बोल रहा है कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, ए हो, तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा। देखिए ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल 11th क्लास का लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें स्ट्रेस सस्टेन पढ़ना रहता है। अगर कोई पॉलिटेक्निक वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत बढ़िया से मालूम होगा, मैकेनिकल में पढ़ना रहता है कि व्हाट इज शियर स्ट्रेस एंड व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोल रहे हैं। याद रहना चाहिए कि स्ट्रेस को हम लोग यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर जो होता है वो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई उस फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया होता है ना। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। इसमें कुछ करने धरने का है नहीं, ठीक है। और शियर स्ट्रेस में क्या होता है ना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के एरिया को लिया जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से एक क्या है, तो रॉड है, और रॉड को यहाँ पे आप क्या कर दिए, फिक्स कर दिए हैं। अब इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ए वाला जो एरिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस वाले फोर्स का तो परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस ये होता है। और शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि आपको इस फोर्स के अलाउंग कहीं रेडियस मतलब एरिया लेना है, तो ये इस तरह का वो एरिया लिया आएगा, इस तरह का एरिया लिया आएगा वो, ठीक है। शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे आप तो मालूम हो जाएगा। नॉर्मल आसान है। 16 में बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना, है ना, इट एक्सपीरियंस टॉर्क इक्वल टू इतना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड डायपोल। मतलब कि डायपोल के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि डायपोल जो होता है वो दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है जिसमें इक्वल चार्ज एंड अपोजिट साइन होता है, और इनको बीच का जो दूरी होता है बहुत कम होता है। तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड को आपको निकालना है। टॉर्क दिया है कितना, 4 न्यूटन है। टॉर्क बराबर एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, इसमें नहीं, अगर आप इस 12th क्लास में भी हैं तो आप नहीं पढ़े होंगे, है ना, 2-4 क्लास बाद में हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन है। तो टाउ टी इज इक्वल टू था पी क्रॉस ई था, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़े होंगे। तो टाउ का यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो पी ई इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पे थीटा जो है वो पी और ई के बीच का क्या है, एंगल है। जहाँ पे पी जो है वो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अभी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट अभी पिछले दिन कोई किसी बैच में चला होगा तो एक क्यू इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू डी, और डी बराबर कितना दिया है इसमें, हमको लगता नहीं कि अभी पी निकाल लेते हैं यहाँ से, बाकी फिर आप करते रहिएगा। तो टाउ का वैल्यू दिया है 4, पी हम निकाल लेते हैं अभी। ई बराबर दिया है इसमें 2 × 10⁵, और साइन थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो पी बराबर आ जाएगा 4 × 10⁻, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डी बराबर कितना, 4 × 10⁻, कितना, -5। तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 4 × 10⁻, कितना, -5, और डिवाइडेड बाई डी, और डिस्टेंस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो नीचे में 2 और सेंटीमीटर 100 से डिवाइड मारेंगे तो ये 100 आ जाएगा किधर, ऊपर। 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा ये, 10⁻3 तो 5 -3 हो जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, तो 2 × 10⁻3 -3 नॉट 3, 2 माइक्रो नहीं, इसको मिली बोलते हैं, 10⁻³ को 2 मिली कूलम हो जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द थिन होलो स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड द रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसमें जो है वो आपको सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। इसमें फॉर्मूला आपको जो है वो सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के बारे में जानना होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो आपको एक रेडियस ऑफ gyration बताया गया था, आई बराबर कितना, m², जहाँ पे के क्या है, तो रेडियस ऑफ gyration है जो बोलना बोल लीजिए। तो के बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, √i डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। सेम मास बोला है क्या, सेम मास बोला है, तो मास कट जाएगा अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो,
तो के सॉलिड बोला है पहले, द रेशियो सॉलिड टू द होलो निकालना है, तो सॉलिड के एस डिवाइडेड बाई के होलो बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर आई सॉलिड डिवाइडेड बाई रूट ओवर क्या हो जाएगा पूरा में, रूट ओवर आई होल हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 m², होलो के लिए होता है 2/3 होता है, तो ये हो जाएगा 2/5 m², और होता है 2/3 m², तो इसे ही कट जाएगा, रूट ओवर लगा दीजिए, 2/5 तो ये कितना हो जाएगा 3/2, इसे कट गया, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 3/5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √3 रेशियो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, है ना, 3:5 स्क्वायर रूट में 3:5 है, लेकिन √3:5 नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो इसमें अवेलेबल है ही नहीं है, तो इसमें जो है वो आपको बोनस मिलेगा, मतलब ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था, जिसने इस क्वेश्चन के लिए नंबर जो है सबको मिलेगा, समझे ना। ये रोटेशन का क्वेश्चन है जिसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे। 18 में देखिए वेंचुरी मीटर के बारे में बात किया। वेंचुरी मीटर जो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, 11th का ही पार्ट है वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर जो है ना, वेंचुरी मीटर हो गया, ओरिफिस मीटर हो गया, ये सब जो है समझिए तो छोटा मोटा एक डिवाइस है जिसमें हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड नापते हैं वेंचुरी मीटर से। तो वेंचुरी मीटर वगैरह सब जो काम करता है वो बर्नौली इक्वेशन पे काम करता है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन आपको समझ में आता है, ये होता है P + ρv² डिवाइडेड बाई 2 + ρgh = कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर है, डायनेमिक प्रेशर है, और ये जो है वो क्या है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये तीनों प्रेशर का जो सम होता है किसी फ्लूइड में, वो किसी पॉइंट पे जो है वो क्या होता है, सेम होता है। बर्नौली इक्वेशन जो है एक्चुअली जो है वो काम करता है एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पे काम करता है, समझे ना। मतलब कि टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, मतलब कि K1 P1 इज इक्वल टू KF PE F हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, उन्नीस। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। तो बोला कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होगा वो क्या होगा। यहाँ देखिए इसमें जो दोनों जो बैटरी लगा हुआ है ना वो एक ही साइड करके लगाया हुआ है। तो इसमें आपको बताया गया था कि बैटरी ऐसा अगर रहता है तो उलट दिया कीजिए और सीरीज में लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो बैटरी को उल्टा कर लेंगे। तो एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, बैटरी जैसे बड़ा वाला ऐसा है वैसे रहने दीजिए अभी 10 वोल्ट, और जो बैटरी उल्टा है उसका माइनस हो जाता है। तो बैटरी को जब उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस है, ये नीचे ऐसे चला गया। ये नीचे वाला रेजिस्टेंस को हम ऊपर नहीं कर दिए, ठीक है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना है तो 7 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर नेट बैटरी देखते हैं आप तो 10 वोल्ट और -5 वोल्ट सीरीज में है तो जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। इसमें करंट जो है कितना बहेगा, तो करंट इसमें जो है वो V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट है। तीनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 7 1 8 हो तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 5 वोल्ट आपका टोटल V नेट आया डिवाइडेड बाई कितना 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.5। इधर से बहेगा तो इस डायरेक्शन में इस तरह से बहेगा, ठीक है। मतलब कि A to B थ्रू E 0.5, तो एक ही ऑप्शन में आपके पास में 19 का ये हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म, 20 में द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इतना डिग्री सेंटीग्रेड, द व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, 3 गुना से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
तो इसमें याद कर लीजिए जो भी RMS होता है ना, भी RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, मतलब उसी के आसपास का एक क्वेश्चन है। KTG बोलते हैं उसको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलते हैं। तो इसमें जो होता है वो √3RT डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो m के बराबर होता है। √3RT बाई कितना होता है, m के बराबर होता है इसका वेलोसिटी। यही बोला है कि अगर इसका द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इतना, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई कितना, 3 टाइम्स। इंक्रीज्ड बाई है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज टू नहीं है, बाई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो गलत बन जाएगा तुरंत। मान लीजिए जो V1 था √over कितना 3, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे कुछ हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो √/T है। या तो आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि V² जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, या तो इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू C इंटू T1 है ना, डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर, वह कितना हो जाएगा आपका C इंटू T2 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, टेम्परेचर निकालना है फाइनल। तो T2 बराबर हो जाएगा आपका, ये C से C कट जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा T1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा से देखिएगा, बोला है कि इंक्रीज कर गया है कितना से, 3 गुना से वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी V1 है, तो फाइनल जो हो जाएगा V2 जो हो जाएगा वो बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है बाई, मतलब कि तो 3 नहीं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कितना, तो 4 इंटू V1 लिखना पड़ेगा। आपको ये हम बताए थे, ये 3 कब लिखा था, जब इंक्रीज टू 3 टाइम्स रहता तब, लेकिन ये बाई कहने का मतलब कि आपको उतना वो बीच में बता रहा है कि 3 और ज़्यादा है ना। तो 4 और 1 में आप कंपेयर कर लीजिएगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि 3 गुना ये ऐसा है और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो V2 बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 4 इंटू V1 हो गया। आप इसका वैल्यू आप पुट कर लीजिए। T1 बराबर कितना दिया है इसमें, T1 दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में आप लिख सकते हैं कितना, तो 273 माइनस 50, 223 हो जाएगा, इंटू V2 कितना है, 4 इंटू V1, ये कितना है V1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस हाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन विल नॉट बी विजिबल। देन इसका आंसर आ जाएगा 223, ए से कट गया, 4 कितना हो जाएगा, ये 16। सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे आप तो जो है कितना आ जाएगा, 2 2 3 16 से 6 या कितना 18, हाथ में 1, 6 दूना 12, अब 1 13, 6 दूना 12, अब 1 13, 3 2 2 8, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 है, अब कितना है, 3 है, 35 68 कितना आया, T2 इज इक्वल टू 35 68, एक केल्विन में, आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो 3568 में से केल्विन है, तो केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करेंगे, तो 273 से इसको घटा देंगे हम, तो घटाएंगे तो इधर में कितना बच जाएगा, 5 और 16 में से 7 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और 4 में से 2 बच जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 3 3295, देखिए एकदम एग्जैक्ट आंसर है 3295। बस कैलकुलेशन करने का है थोड़ा सा, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्या बोल रहा है इसमें कि द फोटो गिवन बिलो द स्टेटमेंट, बोला कि फोटो वोल्टिक डिवाइस एंड कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सही बात बोला है। फोटो वोल्टेक डिवाइस जो होता है ना, उसको हम लोग सोलर सेल को ही कहते हैं। तो सोलर सेल जो होता है वो रेडिएशन को, मतलब कि प्रकाश को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। बहुत बढ़िया बात बोला है। उसके बाद में बोला है 2 में
कि जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर द रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन। सही बात है, ये जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करता है, रिवर्स बायस में। कौन? जेनर डायोड काम करता है। ठीक है, इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, तो सही है, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, दोनों का दोनों सही है, तो इसमें आप क्या कर लेंगे, तो इसमें देख लीजिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, गलत बात। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट गलत बात। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, गलत बात। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है क्या करेक्ट है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 21 में। बाईस में, 22 में बोल रहा है कि द है ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 102 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट एंड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस होता है रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए उसमें एंगुलर सेपरेशन या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसमें होता है, या एंगुलर पोजीशन भी होता है, जिसको हम लोग थीटा से उसको डिनोट करते हैं। ये बायो डीएससी का क्वेश्चन है, वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, आपको लास्ट में पढ़ाया जाता है सब चीज़ बायो डीएससी में। इसमें जो थीटा जो होता है ना, इसमें जो थीटा होता है वो बी डिवाइडेड बाई डी के बराबर होता है, जहाँ पे बी जो है वो विथ ऑफ द फ्रिंजेज है, और डी जो है वो क्या है, तो डिस्टेंस है सोर्स और स्क्रीन के बीच का। और यहाँ से अगर किया जाए तो ए निकल के आ जाता है, लैम्डा डिवाइडेड बाई डी निकल के आ जाता है। अब जरा से ऊपर पढ़िए, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट है ना, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज जो है वो क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा क्या? हाँ भाई कांस्टेंट होगा। देखिए फाइनल जो इसका फॉर्मूला है ना, और थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या होता है, डी होता है। कहने का मतलब कि ये जो थीटा है वो तभी चेंज करेगा जब रेडिएशन का या लाइट का जो आप जो सोर्स दे रहे हैं उसका वेवलेंथ चेंज हो, या तो सोर्स 1 और सोर्स 2 के बीच में S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस जो होता था वो क्या होता था, डी होता था। और ये सोर्स और ये स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी होता था, है ना। तो ये डी हुआ इधर वर्टिकल डिस्टेंस S1 और S2 के बीच में, तो इन दोनों में से कोई चेंज होता है तभी जो है थीटा है वो चेंज होगा। इफ अ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन है ना, इट्स लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ तो सही बात बोला है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है ना। 2 में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय द अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लार्जर वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ से अगर ये कर लेता है तब द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज डिक्रीजेज नहीं, इंक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एंगुलर सेपरेशन जो है इसका क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, नहीं घटेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर गलत है, मतलब कि 1 सही है और 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है और 2 जो है वो क्या गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड फॉल्स नहीं, गलत बात है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 22 का 2 हो गया। उसके बाद में 23 में बोला द रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाई एन ओपन पाइप टू द हाफ टू दैट ऑफ द क्लोज्ड पाइप हैविंग द सेम लेंथ। देखिए ये आपको ऑर्गन पाइप में बताया जाएगा, 11th क्लास में है, साउंड वेव में चलता है ये सब चीज़, है ना। इसमें फॉर्मूला है, अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप का बात करते हैं तो इसमें फ्रीक्वेंसी होता है आपका कितना, V डिवाइडेड बाई 2L होता है। कितना होता है, V डिवाइडेड बाई 2L होता है। और अगर F क्लोज का बात करते हैं हम तो हो जाता है V डिवाइडेड बाई 4L हो जाता है, जहाँ पे L जो है क्या है, तो लंबाई ऑफ द ऑर्गन है, ऑर्गन पाइप। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई 2L, ओपन बाई क्लोज है ना। हाँ 4L डिवाइडेड बाई V से भी कट गया, L से L कट गया, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:2 कितना आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो याद रहे कि ओपन वाला का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डबल होता है किससे, पहले वाला से।
भी जो है स्पीड ऑफ साउंड है और एल जो है लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, देखिएगा, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी हमें करेंगे करंट ऑफ 2 एम्पेयर। तो इसमें जो एनर्जी होता है इंडक्टर में, याद है आपको कैपेसिटर में कितना एनर्जी होता था, हाफ से वी स्क्वायर स्टोर होता था, इंडक्टर में कितना होता था, तो हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। इसमें वोल्टेज, इसमें करंट चलता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया जाएगा आंसर 1/2 एल का वैल्यू कितना दिया है इसमें 4 माइक्रो हेनरी 10 के पावर कितना -6, और आई का वैल्यू कितना दिया 2 दिया, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16 बटा 2 करें तो कितना 8 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा -6, मतलब 8 माइक्रो जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 माइक्रो जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 में बोला है कि लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन द टाइम t1 इन एयर 10x इन द टाइम t2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। बोला कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। देखिए क्रिटिकल एंगल, इसको हिंदी में हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्या होता है ना कि जब लाइट जो है वो एक रेरर मीडियम से, सॉरी डेंसर मीडियम से रेरर में जाता है, तो होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि इतना एंगल से इसको भेजा गया, यहाँ पे आई इंसिडेंस एंगल आई है, कि इसी के सरफेस पे जो है वो बेंड करके चला गया, समझे ना। तो एंगल ऑफ इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा या रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा या 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस आई के वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो सी बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये बोला गया था इसमें, इसका डिफिनेशन में कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स कितना 90 डिग्री। ये कब होता है, जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें चलती है, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो आपको स्नेल का नियम मालूम होगा, उसमें बोला गया था कि म्यू, जैसे मान लीजिए क्या ये मीडियम 1 है, वे क्या है मीडियम 2 है, तो ए मीडियम जो है 1 है, मीडियम क्या है 2 है। तो हम लोग एयर को जो है ना, एयर को जो है वैक्यूम के जो है हम लोग इधर में मानते हैं। देखिए तो एयर का बात किया है, तो इधर में क्या है एयर है, इधर में कौन सा मीडियम है, कुछ नाम नहीं दिया, कुछ स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। ये हो जाएगा μ1 इंटू साइन सी इज इक्वल टू μ2 इंटू कितना हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो μ1 साइन सी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है या वैक्यूम कितना होता है, तो 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है ना, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, पर शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को बोलते थे, है ना। या तो इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 0 वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन सी इज इक्वल टू आ गया है 1 डिवाइडेड बाई कितना μ1 आ गया। अब जरा सा देखिए इसमें वेलोसिटी से रिलेटेड किस तरह से है। तो आपको बोला जा रहा है कि म्यू जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन 0 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होता है मीडियम होता है। तो अगर हम एयर के लिए बात करते हैं या तो इस मीडियम के लिए बात कर लीजिए, देखिए मीडियम 1 आपका यहाँ पे इधर में है ना, तो ये μ1 इज इक्वल टू C0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जो है कितना हो जाएगा, बोल रहा है इसमें कि एयर में x डिस्टेंस कवर करता है t1 में, इसमें डिस्टेंस कवर करता है 10x डिस्टेंस इतना में। इसका जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा उस मीडियम में 10x डिवाइडेड बाई कितना t2 आ जाएगा किधर में ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, समझे ना। और एक जो है वैल्यू आप उधर से ले लीजिए एयर वाला से, तो एयर वाला से आप वैल्यू जब लेंगे तो म्यू एयर बराबर C0 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये t1 हो जाएगा।
है ना। एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अभी बताइए कि म्यू एयर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो एक्स इंटू वन इज इक्वल टू 1 बराबर कितना हो जाएगा ये, तो सी जीरो इंटू कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको ज़रा बताइएगा। तो म्यू 1 बराबर आ जाएगा C0 T2 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना है, तो 10x है, तो 10 गुना x बराबर कितना, तो C0 इंटू कितना आ जाएगा, T1 है ना, ये 0 से 0 कट गया। चलिए, तो अब यहाँ से क्या पूछ रहा था, अब इस वाला में आप वैल्यू डालिए, है ना, उसका क्रिटिकल एंगल पूछ रहा था। यहाँ से C बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई कितना, तो म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू कितना है, T2 डिवाइडेड बाई, मतलब ऊपर में आ जाएगा दोनों 10 और T1 ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से C बराबर आ चुका है साइन इनवर्स, देखो देखिए वहाँ पे लिखने में दिक्कत थोड़ा हो रहा सा, तो 10T1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया है, T2 आ गया। तो आंसर जो आपका कौन सा हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ठीक है। बस रिलेशन है, निकाल दीजिएगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा रिलेशन है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पटपट बन जाएगा ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक ना, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। इफ द गैल्वेनोमीटर G है डज नॉट है शो एनी रिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो क्या होगा। तो बोल रहा है कि R का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसमें रीडिंग जो है शो ही नहीं कर रहा, इस गैल्वेनोमीटर में जो है रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो करंट डिटेक्ट करता है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट, मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस में जितना पोटेंशियल अप्लाइड है ना, उतना इधर भी है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि इस R के क्रॉस में जो पोटेंशियल अप्लाइड जो होगा कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो जरा से देखिए, इसको सुधार के लिख रहे हैं। बैटरी कितना है इसमें लगा हुआ, 26। इसमें थोड़ा ये है, ये छूट गया था यहाँ पे, 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है इधर में, 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ये है कितना, 400 ओम का ये है, ये कितना है, R का है, इसके क्रॉस में कितना वोल्टेज आ रहा है, 2 आ रहा है। ये टोटल वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। वोल्टेज का बंटवारा कर लीजिए आप, V बराबर कितना होता है, I इंटू R होता है ना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम होता है, तो V डिवाइडेड बाई R जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, तो V1 बट R1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई R2, है ना। वोल्टेज डिवीजन मेथड आपको पढ़ाया गया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, R का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, तो V2 का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। V2 नहीं, V2 तो ऑलरेडी पता है। चलिए, तो ये अब अगर आपका 2 वोल्ट हो जाएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसको 8 वोल्ट होना पड़ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है V1 का जो वैल्यू है कितना गया, इसको मान लीजिए 1 है, इसको मान लीजिए कितना है, 2 है। तो ये हो जाएगा V1 कितना है, 8 डिवाइडेड बाई कितना, 400 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना, 2 चौके 8, 4 दहाँ, मतलब कि 100 मतलब हम कट जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, मतलब 100 ओम हो जाएगा 26 का। 27 में बोला कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ये बताता है कि कितना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है घुस रहा और निकल रहा है, समझे ना। तो अगर जितना घुसा और उतना निकल गया, आप देखिए यहाँ पे क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में अगर 3 घुसा है तो 3 तो निकलवे करेगा, है ना। तो इसलिए बोला गया है जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होता है, तो इसमें कट करके कितना जाता है, फ्लक्स जो है वो 0 आ जाता है, समझे ना। अगर लाइन इंटर करता है किसी सरफेस में, क्लोज सरफेस में,
यहाँ पे फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे फ्लक्स जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जितना घुस रहा उतना निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितना प्लस उतना माइनस, एक निकालेंगे फाइव नेट निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बेसिक नॉर्मल चीज़ है, बोर्ड का क्वेश्चन है, समझिए। तो चलिए 28 में बोल रहा है कि कार्नोट इंजन हैज द एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स ऑन अ सोर्स इज टेम्पररी, व्हेन सोर्स इज एट ए टेम्परेचर ऑफ इतना, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक जो होगा क्या होगा। सुनिए, ये क्वेश्चन जो है प्योर क्वेश्चन है, थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, 11th क्लास का है टॉपिक है। चलिए ए हो गया, मान लीजिए हीट इंजन, कार्नोट इंजन हो गया। देखिए इसमें एक सोर्स होता है जहाँ से हीट को कंज्यूम किया जाता है, ये आपका मशीन हो गया जो कुछ वर्क डन करेगा, और बचा खुचा जो है वो आपका हीट रिलीज कर देगा। तो यहाँ से मान लीजिए Q1 हीट लिया, यहाँ से Q2 हीट क्या कर लिया, ये रिलीज कर दिया, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा, ये लिया Q1 छोड़ा कितना Q2, तो वर्क डन कितना किया होगा, तो Q1 माइनस Q2 किया होगा। तो इफिशियंसी जो होता है वो W डिवाइडेड बाई इनपुट, हीट इनपुट होता है ना, समझे ना। आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट होता है, तो आउटपुट इसमें क्या हुआ, आउटपुट का है तो वर्क डन डिवाइडेड बाई गिवन हीट इनपुट होता है। तो W बराबर आप क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा। याद कीजिए कि कार्नोट इंजन जो होता है ना, या कार्नोट साइकिल जो होता है, इसमें आप हीट के टर्म में टेम्परेचर को भी लिख सकते हो। तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। आप यहाँ से ईटा का वैल्यू कितना दिया, 50% दिया है ना, 50% दिया है। तो ये हो जाएगा, ये आपको इधर में 100 से गुना कर लीजिएगा, परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो ठीक है। T1 माइनस T2 निकालना क्या है इसमें, कार्नोट इंजन एफिशिएंसी सोर्स इतना है तो सिंक का टेम्परेचर निकालना है। इसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, इसको सिंक बोलते हैं। जहाँ से हीट लेता है उसको सोर्स कहते हैं, और जहाँ छोड़ता है उसको हम लोग सिंक कहते हैं। तो इतना इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड दीजिएगा तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाई T1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना इंटू कितना, ये 100, तो 1/2 आ जाएगा कट करके, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कितना, थोड़ा इमेज हटा लेते हैं, है ना। 1/2 माइनस T2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 बराबर कितना, 1/2। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ये 1/2 और इंटू T1 का वैल्यू कितना दिया है, T1 के वैल्यू दिया है कितना, 327। और 327 को यहाँ पे आप केल्विन में भरेंगे तो 273 और 327 कितना हो जाएगा, 3 3 600 और 3 3 600, 100 से क्या होता है, कितना हो जाएगा, 300 केल्विन आया। 300 केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में क्या लिख सकते हैं, 273 घटा दीजिए 300 में, 27 बच जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आप सीधा जानिए कि अगर आपको याद करना है तो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी जो होता है वो होता है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, T1 होता है। या तो 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, जहाँ पे T2 सिंक का टेम्परेचर है और T1 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर इंटू 100 कर लीजिएगा, ठीक है, अगर परसेंटेज में निकालिएगा तब। अगला क्वेश्चन जो है द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज। ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव अभी, तो अगला वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दूसरे वीडियो में मिलेगा, ठीक है। अभी क्लास है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, है ना, रिलीज हो रहा है वो भी जल्दी से ही। तो हम लोगों ने इसमें 28 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया है, टोटल क्वेश्चन 50 है ना। और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, डॉक्टर बनिए जल्दी से। और हाँ, मैं बता दूं कि इस ये जो क्लास है हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस है, जो बाईपास पे चल रहा है अभी, है ना, फिलहाल। ठीक है, एड्रेस पोस्टर में मिल जाएगा आपको, नंबर भी है, सब कुछ है।